दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 17th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इम्पैक्ट के बारे में समझ रहे थे, कोलिजन के बारे में समझ रहे थे, तो आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है। हमने एक नई टर्म को समझा, दैट वाज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और उसकी हेल्प से हम आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे आज के एपिसोड में। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमने देखा कि वो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इम्पैक्ट होने के बाद और इम्पैक्ट होने से पहले जो दो ऑब्जेक्ट जिनमें इम्पैक्ट हो रहा है उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कोलिजन के ऊपर, बट शुरुआत जो है वो मैं एक एक्सपेरिमेंट से करने जा रहा हूं। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। अब उसके लिए मेरे पास एक बॉल है, एक पिंग पोंग बॉल है, और मैं पिंग पोंग बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं ऐसे। तो ड्रॉप करूंगा तो ये जैसे ये इस सरफेस से हिट करेगी, वहां पे इंपैक्ट होगा ऑब्वियसली। तो जैसे ही सरफेस से हिट करेगी, हिट करने से पहले जस्ट पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और हिट करने के बाद भी जस्ट बाद, इंपैक्ट के जस्ट बाद इस बॉल के पास अपनी वेलोसिटी होगी। अगर समहाउ मैं वो वेलोसिटी मेजर कर लूं, उसको कैलकुलेट कर लूं इंपैक्ट होने से जस्ट पहले और इंपैक्ट होने के जस्ट बाद, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि ये वेलोसिटी को मेजर कैसे करें, उसका क्या तरीका है। उसका एक तरीका है दोस्तों। सोचिए मैं किसी पर्टिकुलर हाइट से, अगर मैं हाइट को मेजर कर लूं जहां से मैं इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, और यहां पे जी की वैल्यू को मैं फिक्स कर दूं 9.81, और ड्रैग फोर्सेस को भी मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो जिस हाइट से मैं इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, अगर ये हाइट मुझे पता चल जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि किस वेलोसिटी से ये यहां पे टकराई है। वी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। इंपैक्ट होने से पहले वाली जो वेलोसिटी है वो तो कैलकुलेट हो जाएगी। अब इंपैक्ट होने के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही बॉल मेरी इंपैक्ट होगी, उसके बाद ये वापस ऊपर चढ़ रही है और मैक्सिमम हाइट तक आ रही है, जो भी पॉसिबल मैक्सिमम हाइट होगी। अगर समहाउ वो मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट कर लें, इंपैक्ट होने के बाद किस हाइट पे वो मैक्सिमम ऊपर तक गई है, अगर वो मैक्सिमम हाइट भी पता कर लें, तो हम उसकी हेल्प से किस वेलोसिटी से इंपैक्ट होने के बाद ये ऊपर उठी है वो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे जो चैलेंज है हमारे पास वो ये है कि एक तो हमें इनिशियल हाइट का पता हो कि किस हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया है, दूसरा इंपैक्ट होने के बाद मैक्सिमम किस हाइट तक आई है। ये दो चीजें अगर समहाउ हम मेजर कर पाए तो हमारे लिए इसकी इंपैक्ट होने से जस्ट पहले की वेलोसिटी और इंपैक्ट होने के जस्ट बाद की वेलोसिटी कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। अब उसके लिए हमें कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा हाइट मेजर करने के लिए। तो उसका एक और तरीका है, और वो क्या तरीका है, वो है हमारे पास एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है फीफोक्स। अब इस मोबाइल ऐप की हेल्प से हम ये जो इंपैक्ट होने से पहले की वेलोसिटी और इंपैक्ट होने के जस्ट बाद की जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मोबाइल ऐप क्या करती है कि जैसे मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, ये जो इंपैक्ट की जो साउंड है उसको देखती है कि कितने इंटरवल के बाद वो साउंड आ रही है। हमने ड्रॉप किया, पहला साउंड इसने कैप्चर किया, और जैसे ही पहले साउंड के बाद दूसरा साउंड कैप्चर किया, इसको पता चल गया कि पहला इंपैक्ट हुआ, उसके बाद बॉल ऊपर गई होगी और वापस फिर से नीचे आई है, तो दूसरा साउंड आया। तो पहला इंपैक्ट और दूसरे इंपैक्ट के बीच में जो साउंड है उसका गैप निकाल लेती है कि कितना टाइम इनके बीच गया है। वो टाइम बॉल को ऊपर से नीचे जाने में लगा है, तो उससे क्या करेगी, ये मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट कर लेगी जी की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। ड्रैग को ये नेग्लेक्ट कर देती है, जी की वैल्यू को 9.81 लेके चलती है। दूसरा ऐसे ही फिर जो दूसरा इंपैक्ट हुआ उसके बाद फिर से तीसरा हुआ, तो दूसरे और तीसरे इंटरवल के बीच में फिर से, दूसरे और तीसरे इंपैक्ट के बीच में फिर से टाइम को देख लेती है, और उसके बाद फिर से आपकी वो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेती है कि दूसरे इंपैक्ट के बाद क्या मैक्सिमम हाइट रही होगी। इस तरह से ये काम करती है। और ऐसे ही आपको इनिशियल लेवल को भी बता देती है कि जो दो तीन इंपैक्ट हो रहे हैं ना, उसके बाद जो एक तरह का एक सीक्वेंसी बनती है, और उसकी हेल्प से इनिशियली हमने जो जहां से बॉल को ड्रॉप किया है वो हाइट भी ये कैलकुलेट कर लेती है कि पहली जो इनिशियल हाइट रही होगी बॉल की वो क्या रही होगी। जो एक दो इंपैक्ट है उनके बेसिस पे वो चेक कर लेती है। तो चलिए जरा इससे करके देखते हैं, और एक बार जरा देखते हैं कि क्या रीडिंग हमारे पास आ रही है, और उसके बाद हम उस रीडिंग का यूज करके इस सरफेस पे और इस बॉल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को जरा परफॉर्म करते हैं।
तो मैंने ऐप ओपन कर ली है और इस ऐप में आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं उसमें हाइट 0, हाइट 1, हाइट 2 ये सब दिखा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने हैं, हमने एक स्केल का इस्तेमाल भी करने जा रहे हैं सो दैट हम चेक कर सकें कि कहीं ऐप गलत तो नहीं रीड कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास ये मीटर स्केल है, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर का पॉइंट है, तो हम 60 सेंटीमीटर से इसको ड्रॉप करेंगे रफली, देखते हैं कि कितना रीड कर रही है। ठीक है, आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो चलिए जरा पहले इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जरा रीडिंग को चेक करते हैं कि क्या रीडिंग दिखा रही है। ओके, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि पहली जो रीडिंग दिखाई है वो 57.53 दिखाई है। रफली हमने 60 सेंटीमीटर से शुरू किया था, इसका मतलब बिल्कुल सही हाइट इसको इसने दिखाया है। दूसरा जो मैक्सिमम हाइट जो पहले इंपैक्ट के बाद जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है वो है 45.12 और उसके बाद नेक्स्ट इंपैक्ट के बाद 35.38 सेंटीमीटर पे ये पहुंची है। और इनमें जो टाइम लगा है वो भी आपको दे रखा है। ठीक है, नीचे जो आप देख पा रहे हो जो टाइम 1 है, टाइम 2 है, ये सब इंपैक्ट, एक इंपैक्ट के बाद दूसरा जो इंपैक्ट हो रहा है उनके बीच का जो टाइम है वो आपको दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब बोर्ड पे चलते हैं और इसकी कुछ कैलकुलेशन जो है उसको पहले करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब चलिए इसका कुछ कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको जरा देखते हैं एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, आपको कुछ रीडिंग आई होंगी, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे रीडिंग को। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली हाइट जो सबसे ऊपर से जब हमने इसको ड्रॉप किया है वो है 57.3 सेंटीमीटर, 57.53 सेंटीमीटर, 57.53 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट हाइट आई है, हाइट नंबर 2 जो दिखा रहा है वो है 45.12 सेंटीमीटर, 45.12 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो नेक्स्ट हाइट है वो है 35.38 सेंटीमीटर, 35.38 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ टाइम भी दे रखा है। ठीक है, तो टाइम कितना है जरा देखिए। पहला जो टाइम है वो है 0.607 सेकेंड, पहला इंपैक्ट और दूसरे इंपैक्ट के बीच का टाइम है ये। ठीक है, फिर आपको दे रखा है 0.537 सेकेंड, 0.537 सेकेंड, ये आपको टाइम दे रखा है। ऑब्वियसली ये जो कैलकुलेशन हुई है ये आपकी जी की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए और एयर ड्रैग को हमने नेग्लेक्ट करते हुए मेजर किया है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी हम चेक भी कर चुके थे कि हमने रफली 60 सेंटीमीटर से ही ड्रॉप किया था, तो ये ऑलमोस्ट आपका ठीक है। अब सुनिए, सवाल यहां पे यह है कि जैसे ही बॉल हमारी टकराई है, टकराने से जस्ट पहले उसकी क्या वेलोसिटी है और टकराने के जस्ट बाद जो है वो क्या वेलोसिटी है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट जो यहां से यहां तक हुई है, और यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है। तो काइनेमेटिक्स का सहारा लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.5753। मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं दोस्तों? बिकॉज ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है तो यू टी ये हो गया, प्लस हाफ g की वैल्यू माइनस 9.81 टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज ऑफ ये g की वैल्यू भी डाउनवर्ड होती है ना, दैट्स वाई। तो यहां से ये आपका ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी कितने टाइम में यहां पे पहुंची है। पर टाइम कौन पूछ रहा है आपसे? आपसे तो यहां पे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये डायरेक्ट ही आप कर सकते थे। कैसे? यहां पे टकराने से जस्ट पहले फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v थी, इसको मैं v1i बोल देता हूं। ठीक है, इसको मैं पार्टिकल 1 बोल देता हूं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इंपैक्ट होने से जस्ट पहले की वेलोसिटी जो है वो ये है। तो अगर मैं रिलेशन बोलूं तो v1i का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस 9.81 इंटू माइनस 0.5713। अभी मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि डाउनवर्ड है ना डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड है। u की वैल्यू मेरी 0 है, तो आप बताइए यहां से v1i जो बनेगी वैल्यू वो आएगी रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू 0.5713। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं जरा कैलकुलेट करके देखता हूं। वो बनेगा 2 इंटू 9.81 इंटू 0.5713। इट कम्स आउट टू बी 3.8
3.35, तो ये बन जाता है हमारे पास 3.35 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इस वेलोसिटी से ये यहां पे इंपैक्ट होगा, टकराएगी। अब जैसे टकराएगी, टकराने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ जंप करेगी और ऊपर ये कहां तक जाएगी बताइए? ऊपर ये आपका 45.12 सेंटीमीटर तक जा रही है, तो 0.4512 लिख लेते हैं। ये डिस्प्लेस हुई है ऊपर की तरफ और टकराने के बाद इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होगी v1f कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। टकराने के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी, जैसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी अगेन 0 हो जाएगी। तो अगेन अगर मैं यही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला, तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे जो वेलोसिटी है वो मेरी 0 है, माइनस v1f का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस 9.81 और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हुई है तो 0.4512, ठीक है जी। तो यहां से आप जो है v1f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू 0.4512। सही है जी, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू जो आएगी दोस्तों, उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2 इंटू 9.81 इंटू 0.4512, सो इट कम्स आउट टू बी 2.9753, 2.9753। ओके, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है इंपैक्ट के जस्ट बाद ऊपर की तरफ, और ये वेलोसिटी क्या थी? इंपैक्ट से जस्ट पहले डाउनवर्ड थी, ठीक है, ये नीचे की तरफ थी। तो नीचे की तरफ आप माइनस जे कैप ले लो, ऊपर की तरफ जे कैप ले लो। अब यहां पे अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालूंगा तो इसको मैं बॉल को पार्टिकल 1 मान रहा हूं, नीचे वाले सरफेस को मैं पार्टिकल 2 मान रहा हूं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बनेगा दोस्तों? दैट कम्स आउट टू बी, ये बनेगा v2 फाइनल माइनस v1 फाइनल डिवाइड बाई, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये सेंट्रल इंपैक्ट है, ठीक है, v1 इनिशियल माइनस v2 इनिशियल, यही होता है भाई। तो अब आप बताइए, 2 वाला तो खैर कैंसिल ही हो गया, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल 2 के पास तो अपना कुछ है ही नहीं भाई, उसको तो हटा ही दो, ठीक है। तो आप जरा देखिए इसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए क्या है? v1 फाइनल, तो v1 फाइनल कितना है बताओ? वो है 2.9753 जे कैप की तरफ है और माइनस ऊपर है भाई। यहां पर बताइए v1 इनिशियल कितना है? तो इनिशियल है 3.35 और माइनस जे कैप की तरफ है, तो ये कर दो जी। तो माइनस जे कैप ये आपका हट जाएगा, तो ई की वैल्यू जो आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट कम्स आउट टू बी, अगर आप इसको सोल्व करके देखें तो ये है, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 0.88 रफली इतना आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका बॉल का और स्टेबल का। अब ये जो पहला इंपैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले इंपैक्ट पे ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना आएगा, अगले इंपैक्ट पे भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर आप निकालोगे उतना ही आएगा। आप बोलोगे सर अगले पे कैसे निकालेंगे? जरा देखिए अगले पे कैसे निकालोगे। यहां से इस वेलोसिटी से बॉल ऊपर उठी है तो ऊपर जाएगी और वापस नीचे गिरेगी, तो इसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगी। इसका मतलब जो सेकंड इंपैक्ट होगा उससे जस्ट पहले ये वेलोसिटी होगी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से बॉल ऊपर उठी है, ऊपर उठ के वापस नीचे आएगी तो उतनी ही वेलोसिटी फिर से गेन कर लेगी वो। इसका मतलब सेकंड इंपैक्ट से जस्ट पहले बॉल की यही वेलोसिटी है, और सेकंड इंपैक्ट होने के जस्ट बाद की जो वेलोसिटी आएगी वो यहां से निकल आएगी। जैसे आपने इसके लिए निकाला वैसे आप इसके लिए निकाल लो, और उसके बाद फिर से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल के देखो, उतना ही आएगा। ये आपका होमवर्क आप खुद करें, ठीक है, तो उतना ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा। इसी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे जो पहला इंपैक्ट हुआ है यहां पे जो वेलोसिटी है पहले वो कैलकुलेट की है अपने, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसने अपने आप कैलकुलेशन हुई है, और उससे फिर ये इनिशियल हाइट कैलकुलेट की गई है। क्योंकि जरा आप सोचिए, जो आपको टाइम मेजर किया गया, ये तो पहले इंपैक्ट और दूसरे इंपैक्ट और तीसरे इंपैक्ट के बीच का टाइम है, पहले से दूसरे के बीच का, फिर दूसरे से तीसरे के बीच का। तो आप इसने पहले शुरुआत वाली हाइट को कैसे बता दिया कि कहां से बॉल ड्रॉप हुई है, वो हाइट को कैसे चेक कर लिया इसने? तो ऑब्वियसली जब 2 इंपैक्ट हुए तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल लिया है इसने, ठीक है, और वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पहले इंपैक्ट के ऊपर लगाया है इसने, और उससे फिर ये वेलोसिटी निकाल ली है कि किस वेलोसिटी से ये टकराई है बॉल, और उसके बेसिस पे हाइट, इनिशियल हाइट निकाल ली है, ठीक है। ये ऐप ने अपने अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अपना काम किया है। बट एनीवे आप समझ गए होंगे कि इसकी जो रीडिंग आई है उसके बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो टाइम है, ये टाइम
जो इंपैक्ट हो रहे हैं उनके बीच का टाइम है। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट इसको आप वेरीफाई जरूर कर सकते हो कि ये सही मेजर किया गया है या नहीं सही मेजर किया गया है। मतलब जब पहला इंपैक्ट हुआ उसके बाद जब दूसरा इंपैक्ट होगा वापिस से, तो उनके बीच का ये टाइम है। आप जरूर चेक करें, वेरीफाई करें, इससे आपकी काइनेमेटिक्स की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो वो आप जरूर करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो है उनको जरा देखते हैं। जरा देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इमेजिन करो कि यहां पे कोई थ्रेड है, 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड है, और यहां पे कोई मास जो है वो इसके साथ हमने लगा रखा है, कोई बॉल समझ लो, और इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम का है। अब हम इसको यहां से, ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन है, यहां पे कहीं पे आपका ये फिक्स्ड है ये पॉइंट, और हम इसको यहां से छोड़ रहे हैं। यहां पे एंगल 90 बन रहा है। दूसरा, यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो ब्लॉक है, और नीचे मान लीजिए कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये है मान लीजिए मेरे पास 5 किलोग्राम का। तो आपने क्या किया, आपने इस 90 डिग्री पे इसको छोड़ दिया, यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां से इसको आपने छोड़ दिया है। तो जैसे छोड़ोगे ये आपको इधर आएगी और इससे टकराएगी। तो अब जब टकराएगी तो हमें ये जानना है कि जो इंपैक्ट होगा, मान लीजिए उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दे रखा है 0.5। आपको ये बताना है कि कितना एनर्जी का यहां पे लॉस होगा। दूसरी बात, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी और इसकी क्या आएगी, ये आपसे पूछा है। और ये 1 मीटर है, ये भी आपकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है भाई, ये भी आपका 1 मीटर का ही है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है। ठीक है, या यहां से लेके यहां तक आप बोल दो, क्योंकि जो सेंटर लाइन है ये 1 मीटर है, तो मैं चाह रहा हूं सेंटर यहां पे टकराए। तो जैसे टकराएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो आपको दे रखा है। आपसे पूछा है टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दूसरा एनर्जी का लॉस कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताओ, यहां से लेके और यहां तक जब आपका ये बॉल आएगी, तो यहां तक तो कोई आपका एक तरह से कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो काम कर नहीं रहा। सारे कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशन ही तो काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर काम कर रहा है तो वो तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी को मैं कंजर्व कर सकता हूं इस पोजीशन से और इस पोजीशन के बीच में। तो जरा करते हैं भाई। तो यहां पे केवल क्या है बताओ, अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लूं, इस लेवल को अगर मैं रेफरेंस मान लूं, तो मैं बोलूंगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि यहां पे रुकी हुई है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है। और वो क्या है बताओ जरा, वो है mgh। m की वैल्यू मेरे पास 1 है, g और h की वैल्यू भी मेरे पास 1 है, और काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 है। तो ये मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इस बॉल के पास। अब जब ये टकराने से जस्ट पहले जब यहां पे पहुंचेगी तो क्या एनर्जी होगी इसकी, तो एनर्जी इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बस ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी भाई। ठीक है, मैं मान के चलाऊं कि जैसे टकराएगा बिल्कुल ये इस पॉइंट पे पहुंच चुकी होगी। ठीक है, इसको ब्लॉक को थोड़ा सा आप आगे भी ले सकते हो, हल्का सा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचेंगे भाई तो ये थोड़ा सा हल्का सा आगे है इस लाइन से, सो दैट बॉल का सेंटर जब यहाँ पे आए तो आगे वाला जो पॉइंट है इसका, ये वाला, ये इससे टकराए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये सारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, और v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √2g। ये इसकी स्पीड बन जाएगी बॉल की जब ये यहां पे पहुंचेगा तब। और अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो डायरेक्शन भी आप उसमें इन्वॉल्व कर दो। ये जो डायरेक्शन है इसको आप, इस डायरेक्शन को आप आई कैप बोल दो चलो। तो इसका मतलब इस बॉल की टकराने से जस्ट पहले ये वेलोसिटी है। और इस ब्लॉक की कितनी है, इस ब्लॉक की तो 0 है भाई। तो इस बॉल को मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोल देता हूं, और इस ब्लॉक को मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 बोल देता हूं। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और ये इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, वो बन जाएगी √2g आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन को मैं आई कैप ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं v2i की बात करूं, जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, जो ब्लॉक नंबर 2, ये वाला जो ब्लॉक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो वो 0 है भाई। ठीक है, अब मुझे देखनी है फाइनल वेलोसिटी v1f, एक तो मुझे निकालना है, और एक निकालना है v2f, ये मुझे निकालना है भाई। ये क्या होगा ये अपने को बताना है, इंपैक्ट के जस्ट बाद अपने को देखना है। तो कैसे देखेंगे दोस्तों, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दे रखा है 0.5। तो 0.5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो v2f माइनस v1f
ठीक है भाई। डिवाइड बाई क्या करोगे भाई, डिवाइड बाई, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन है ना भाई, हम मोशन को इधर लेके चल रहे हैं बस, इंपैक्ट से जस्ट पहले भी इधर ही था और इंपैक्ट के जस्ट बाद भी हम उधर ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इनको स्पीड की फॉर्म में लिख दो, चाहे वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दो, कोई फर्क पड़ना नहीं है इसमें, ठीक है। जरा देखिए डिवाइड बाई क्या आएगा, v1i माइनस v2i, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो ये क्या बन जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, इसको अगर आप लिखोगे तो ये आपका निकालना है आपको v2f माइनस v1f, ये आपको कैलकुलेट करना है। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, v1i बनेगा √2g, और ये i कैप की तरफ है और ये 0 है भाई, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डिफरेंस को कैलकुलेट करूं दोस्तों, v2f माइनस v1f, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g/2 का रूट, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो √2, और ये कुछ इस तरह का आ जाएगा और आई कैप की तरफ आएगा भाई। तो अपने पास ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। v2f माइनस v1f की वैल्यू आ गई है। अब सवाल ये है कि हमें तो वैल्यूज निकालनी है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो अब क्या करें, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं भाई, इंपैक्ट से जस्ट पहले और इंपैक्ट के जस्ट बाद। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा m1 इनटू इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में वो होगी √2g, और ये आई कैप की तरफ है, ध्यान देना भाई, प्लस m2 इंटू v2i, वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 इंटू v1f, आई कैप की तरफ हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस m2 इंटू m2 इज 5 इंटू v2f आई कैप की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, तो आई कैप तो मेरा हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सबको आई कैप की तरफ लेके चल रहा हूं, मैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूं। तो यहां से आपका बन जाएगा v1f प्लस 5v2f इज इक्वल टू √2g। एक ये रिलेशन बन गई है और एक रिलेशन यहां से ये आ गई है, और ये है v2f माइनस v1f, ठीक है जी, इज इक्वल टू, यहां से भी डायरेक्शन हटा दो ना, आई कैप को हटा दो भाई, तो ये बन जाएगा √g/2, सही है जी। अब अगर मैं यहां से ऐड कर दूं दोनों को, इन दोनों से अगर आप देखो ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 6 इंटू v2f इज इक्वल टू √g, मेरे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या है, अंदर है √2 प्लस 1/√2, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से v2f की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास √g/6, और अंदर जो बनेगा वो बनेगा 2 + 1 3/√2, एक बार चेक कर लो भाई, ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो √g/2√2, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास v2f की वैल्यू आ जाएगी। एक बार जरा इसको देख लें भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है जी। अब v2f आ गया, अब करें क्या, इस v2f को यहाँ पे पुट कर दो भाई, आपके पास v1f आ जाएगा। तो अगर मैं माइनस ऑफ v1f की वैल्यू की बात करूं तो दैट कम्स आउट टू बी √g/2 माइनस v2f, और v2f क्या बनेगा 1/2 √g/2, इस तरह से लिख सकते हो। तो v1f की वैल्यू जो आएगी इट कम्स आउट टू बी माइनस 1/2 √g/2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, v1f बन जाएगा। ये तो स्पीड है। नेगेटिव आने का क्या मतलब है, इसके साथ डायरेक्शन अटैच करोगे आई कैप, इसके साथ भी आई कैप लगाओगे तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगी भाई, ये इधर आएगी, ठीक है। और ये जो है ये आपकी क्या होगी बताओ जरा, ये आपकी आगे की तरफ आएगी, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए v2f की वैल्यू और v1f की वैल्यू, अब ये दोनों बराबर ही आ गए भाई, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो बराबर आ रही है, ठीक है। बट एक की उल्टी है और एक की उल्टी है, वेलोसिटी बराबर नहीं, माफ कीजिएगा, स्पीड बराबर है, वेलोसिटी एक की आपकी उल्टी है, टकराने के बाद ये रिवर्स जाएगी और वो जो है वो आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया। अब आइए एनर्जी लॉस देखते हैं कि कितना एनर्जी में लॉस हुआ है। तो मुझे बताइए पहले एनर्जी क्या थी, पहले एनर्जी थी ये थी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, और यही मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। तो इसका मतलब टकराने से जस्ट पहले ये एनर्जी थी पूरे सिस्टम की। अब फाइनल एनर्जी क्या आएगी वो भी जरा निकाल लेते हैं। तो फाइनल एनर्जी जरा देख लेते हैं टकराने के जस्ट बाद। तो टकराने के जस्ट पोटेंशियल एनर्जी में तो बदलाव आया नहीं, काइनेटिक एनर्जी बन गई। काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, ½ m
और v1f का स्क्वायर, v1f की वैल्यू ये है भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो g/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/4 तो g/8 हो जाएगा भाई। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे g/8 आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर करोगे तो g/2 इंटू 1/4 तो g/8 ये हो गया। प्लस बताइए हाफ m, और इसकी जो स्पीड है उसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी g/8 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया g/16 प्लस 5g/16 और ये बन गया 6g/16 जूल, ये मेरे पास आ गया है। तो एनर्जी पहले थी आपके पास g, टकराने से जस्ट पहले एनर्जी g थी, अब ये हो गई है। तो लॉस कितना हो गया बताओ जरा, लॉस जो है वो आपका आएगा g माइनस 6g/16, इट कम्स आउट टू बी 10g/16 जूल। इतना एनर्जी का मेरे पास लॉस हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो कोलिजन है ये आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन आप यहां पे लगा ही नहीं सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने मोमेंटम को कंजर्व किया, ध्यान दीजिएगा, और हमने एक जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है उसके हिसाब से चीजों को सोल्व किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी एक बार जरा देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इमेजिन करें कि यहां पे आपका एक बॉल जो है वो हैंग कर रही है, 1.5 किलोग्राम की बॉल है। ठीक है जी, वो हैंग कर रही है, 1 मीटर लंबी ये स्ट्रिंग, ये यहां से यहां तक की दूरी है, वाया सम इलास्टिक स्ट्रिंग ये हैंग कर रही है और फिलहाल ये 1 मीटर दूरी पे है। ठीक है, और इसका जो स्टिफनेस कोफिशिएंट है वो दे रखा है 800 न्यूटन पर मीटर, ये आपको दे रखा है। हमने क्या किया है, हमने इसको एक्स्ट्रा इसको स्ट्रेच कर दिया है, यहां से हम इसको नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, इस बॉल को, और कहां तक ले आए, इसको हमने ये जो एक्स्ट्रा लेंथ लगाई है ये है मेरे पास 0.25 मीटर। ठीक है, यहां तक इसको हमने एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर दिया, पकड़ के इसको खींच दिया और यहां से हमने इसको छोड़ दिया। तो जैसे हम छोड़ेंगे ये ऊपर की तरफ आएगी और यहां से टकराएगी। तो जैसे ये बॉल टकराएगी यहां पे आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 0.8, ये है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपको बताना है जैसे यहां पे टकराने के बाद वापस नीचे जाएगी तो क्या ये उसी लेवल पे आ पाएगी जहां से हमने इसको छोड़ा था, इस सीलिंग से कितना नीचे आएगी आपको ये बताना है टकराने के बाद, रिबाउंड होने के बाद। क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करें भाई। पहले तो ये देखिए कि जब ये यहां पे थी तो यहां पे इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी वो देखना होगा, और उसके लिए हमारे पास एक तो ये स्ट्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो आएगी, दूसरा इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो कि इसकी 0 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहां पे कोई नहीं है। तो अब अगर मैं एनर्जी यहां पे निकालना चाहूं तो वो निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, मैं करना क्या चाह रहा हूं पहले जरा देखिए, मैं चाह रहा हूं कि इंपैक्ट होने के जस्ट पहले वेलोसिटी आ जाए मेरे पास क्या होगी इस बॉल की, और इंपैक्ट होने के जस्ट पहले अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। मैकेनिकल एनर्जी को यहां पे आप कंजर्व कर सकते हो क्योंकि यहां पे जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो सारे कंजर्वेटिव लग रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए अब कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, यह है मेरा रेफरेंस लेवल, मतलब मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 है। तो अच्छा, बॉल के साइज को मैं नेग्लिजिबल ले रहा हूं, और यहां पे अगर मैं अब ये जो मेरी इनिशियल लोकेशन है यहां पे अगर मैं एनर्जी निकालूं, कैलकुलेट करूं टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू क्या है बताओ जरा 1.5, g की वैल्यू 9.81 और h की वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे भाई, रेफरेंस लेवल से नीचे है ये, तो 1.25 माइनस 1.25, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। प्लस यहां पे क्या होगा बताओ, काइनेटिक ये इलास्टिक एनर्जी भी स्टोर होगी, हाफ k और x स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये नेचुरल लेंथ से कितना अलग आ रखा है, कितना एक्स्ट्रा इलोंगेट हो रखा है, ये अपने को निकालना है। अब ये कैसे देखें भाई, तो जरा देखिए, सबसे पहले मुझे बताओ कि जब ये यहां पे हमने छोड़ा हुआ था 1 मीटर पे,
तो ये रुका हुआ था, ये इक्विलिब्रियम में था। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा बताओ जरा, जो इसके ऊपर की तरफ जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही होगी और नीचे की तरफ जो mg फोर्स लग रहा होगा बराबर होगा। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा बताओ जरा, ऊपर की तरफ जो स्ट्रिंग लगा रही है वो लगा रही होगी 800 इंटू एक्स, और नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा 3/2 इंटू 9.8 mg। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 9.81 डिवाइड बाई 800। इतना मीटर जो है वो मेरे पास ये नेचुरल लेंथ से एक्स्ट्रा इलोंगेट हो रखी होगी। जब ये यहां पे थी, जब ये 1 मीटर पे थी, तो उस केस में नेचुरल लेंथ से इतना एक्स्ट्रा इलोंगेट हो रखी थी ये, ठीक है। ये 1 मीटर यहां पे जो है ना, शुरू में ये 1 मीटर लेंथ पे थी पहले से। इसका मतलब है जो नेचुरल लेंथ थी इसकी, उससे कुछ एक्स इलोंगेट हो रखी है। क्यों? क्योंकि इसके मास की वजह से इलोंगेट हुआ ना ये, ठीक है। तो आप बताओ ये x की वैल्यू क्या आएगी। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अगर मैं जरा इसको देखूं तो बन जाएगा 3 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 2 इंटू 800। तो ये जो निकल के आ रहा है ये है 0.002 रफली, इतना मीटर है भाई, इतना मीटर है 0.02 मीटर। इसका मतलब एक्चुअल जो इलोंगेशन है इसका, जब ये बॉल यहां पे है तो एक्चुअल इलोंगेशन जो है वो इतना प्लस इतना है भाई। तो टोटल इलोंगेशन लेंथ जो नेचुरल लेंथ है उससे कितनी है बताइए जरा, 0.25 प्लस 0.02, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल लेंथ कैसे है, यहां पे है नेचुरल लेंथ, उससे x इलोंगेटेड था पहले जब ये इक्विलिब्रियम में थी, और उसके बाद 0.25 और खींच दिया आपने, तो टोटल इलोंगेशन जो हुई है वो 0.27 हुई है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे 0.27 का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये मेरे पास इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी और ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये यहां पे है। और जब आप यहां से छोड़ोगे और जब ये बॉल यहां पे जस्ट टकराने से जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो जस्ट पहले इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई इलास्टिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि इलास्टिक एनर्जी भी जीरो हो चुकी होगी। स्ट्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गई और वही घूम चुकी होगी। छोटी लेंथ तो स्प्रिंग तो है नहीं कि कंप्रेस हो जाएगा, ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो वापस अपनी लेंथ को समेट लेगी ना। तो अल्टीमेटली कोई इलास्टिक एनर्जी स्टोर नहीं होगी इसके अंदर। हाँ, एक काइनेटिक एनर्जी जरूर आ जाएगी भाई, हाफ m v1i का स्क्वायर कर देता हूं। v1i क्या स्पीड है इस बॉल की टकराने से जस्ट पहले। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं दोस्तों, तो पहले इसको जरा निकाल लेते हैं और फिर उससे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं जरा इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये बन जाएगा 800 इंटू 0.5 इंटू 0.27 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, उसमें ये सबट्रैक्ट करना है क्योंकि माइनस साइन है ना यहाँ पे। 1.5 इंटू 9.81 इंटू 1.25, ठीक है जी। तो ये मैंने सबट्रैक्ट कर दिया और ये जो निकल के आ रहा है मेरे पास ये है 10.77। 10.77 ये बना है इधर, और बराबर के इधर है 3/4 v1i का स्क्वायर। तो यहां से v1i निकाल लें हम, इसकी वैल्यू बनेगी 10.77 इंटू 4/3, और इसका क्या ले लो आप, रूट ले लो, तो आपके पास v1i की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर मैं निकालूं तो इंटू 4/3 ये कर लो, और जो भी वैल्यू आई है इसका रूट लेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 3.79। v1i की वैल्यू बनेगी 3.79 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आएगी जिससे टकराएगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं आपका, तो मैं लिखूंगा v2f माइनस v1f डिवाइड बाई v1i माइनस v2i, यही होता है भी फॉर्मूला। अब मुझे बताओ 2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है? सेकंड ऑब्जेक्ट तो सीलिंग है, तो सीलिंग की तो स्पीड जो आएगी वो 0 आएगी, चाहे इनिशियल लो चाहे फाइनल लो। तो अब यहां से टकराने के बाद जो v1f है वो हम निकाल लेंगे, वो है 0.8 इंटू v1i और माइनस के साथ v1i बन जाएगा 3.79। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.03 विद माइनस साइन। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? माइनस सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो स्पीड आएगी नेगेटिव होगी और कुछ नहीं है, ठीक है, वापिस आएगी। तो मुझे पता चल गया कि टकराने के बाद इस बॉल के पास क्या स्पीड आएगी। अब फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी इस बॉल के पास 1/2 इंटू 3/2 इंटू 3.03, इसका स्क्वायर कर दो, ये काइनेटिक एनर्जी है। कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पे टकराने के जस्ट बाद।
और कोई इलास्टिक एनर्जी स्टोर नहीं है। तो ये मेरी टोटल एनर्जी है फिलहाल, इज इक्वल टू, जब ये वापस यहां पे समवेयर आ चुका होगा, वापस यहां पे समवेयर आ चुका होगा, तो उस केस में इसके पास अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम जी, और h की वैल्यू क्या लिखोगे? h की वैल्यू यहां तक तो 1 ही है, 1 में क्या कर दो, x नोट ऐड कर दो, 1 में आप जो है x नोट ऐड कर दो, ठीक है, ये लो जी 1 प्लस एक्स नोट, क्योंकि हम 1 तक तो यही था, उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा नीचे तक जा रहा है, अब हमें नहीं पता कितना नीचे तक जा रहा है, तो मैंने एक्स नोट मान लिया 1 प्लस एक्स नोट, ठीक है। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और एक क्या आएगी, इलास्टिक एनर्जी हाफ के, कितना स्ट्रेच होगा, एक्स नोट तो 1 से नीचे हुआ है, 1 से ऊपर एक्स पहले ही हो चुका है ना भाई, 1 तक आते आते एक्स तो पहले ही स्ट्रेच हो रखा है, उसके अलावा एक्स नोट और हो गया, तो इसका मतलब है यहां पे लिखेंगे 0.02 प्लस एक्स नोट और इसका स्क्वायर, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लिखोगे दोस्तों, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स नोट की वैल्यू आएगी, जरा देखते हैं क्या बनेगा ये। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है ये, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, जा रहा है तो जा रहा है, 1.5 इंटू 0.5, तो इधर की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 6.89 आ रही है, दिस इज 6.89। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूं, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो ये जो बनेगा 9.81 इंटू 1.5 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू जो निकल के आती है 14.715 माइनस 14.715 माइनस 14.715 एक्स नॉट प्लस 400 इंटू 0.02 प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर, ये इस तरह का बनेगा। तो बेहतर होगा इसको भी मैं ओपन ही कर दूं, तो प्लस ये इसको जरा ओपन करते हैं पहले, तो 400 इंटू क्या बन जाएगा 0.0004, इसका स्क्वायर करोगे ना, प्लस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस 0.04 एक्स नोट, सही है भाई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो ये बनेगा ओके, माइनस 14.715 एक्स नोट, एक ये आ गया, माइनस 14.715 माइनस 6.89 इज इक्वल टू 0, इस तरह का बनेगा। तो ये बन जाएगा 400 एक्स नोट का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 एक्स नोट आएगा, और उसमें से ये माइनस कर दो, जरा देखो क्या बना। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा 400, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 16 एक्स नोट, और उसमें से माइनस ये हो जाएगा 14 पॉइंट कितना है 0.715, सो इट कम्स आउट टू बी 1.285 एक्स नॉट, ये आ गया भाई। और अब आइए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म जरा देखिए, तो 400 गुना, भाई ये कैलकुलेशन है बस, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके, दिस इनटू दिस माइनस 14.715 माइनस 6.89, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है माइनस 21.445, माइनस 21.445, और बराबर के इधर 0, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहां से मैं एक्स नोट निकाल लेता हूं, तो जरा एक्स नोट भी निकाल के देखते हैं कितना है, 400 1.285 माइनस 21.445, ठीक है। तो इससे जो एक्स नोट निकल के आ रहा है वो है 0.23, ये निकल के आ रहा है भाई, ठीक है। एक्स नोट की वैल्यू मेरे पास 0.23 निकल के आ रही है, और एक नेगेटिव है उसको तो आप छोड़ ही दो खैर। तो ये है एक्स नोट, इसका मतलब है एक्स नोट का मतलब 1 से कितना आगे था, यही तो था ना, 1 से कितना एक्स नोट आगे था। तो अब बताओ जो टोटल इसका दूरी आएगी सीलिंग से वो कितनी आएगी, तो 1 प्लस 0.23 कर दो, तो ये आंसर आएगा 1.23 मीटर। इसका मतलब वापस ये 1.25 पे नहीं लौट के आएगा, ठीक है, ये उससे थोड़ा कम ही रहेगा, ठीक है भाई, 1.23 मीटर तक ये आपका रीबाउंड होने के बाद वापस एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि ये जो डिस्टेंस लिखे ना ये 0.25 कर देंगे, ये मिस्टेक नहीं करनी है भाई, 0.25 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम पे था तो कुछ तो पहले से ही इलोंगेट हो रखा था, और आपने 0.25 खींच दिया, तो टोटल इलोंगेशन देखो कितनी है नेचुरल लेंथ से, उसकी वजह से इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी, वो लिखनी है भैया आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा केस था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन था, ठीक है, यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, क्योंकि
जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0.8 है, 1 नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन क्यों ना ऑब्लिक कोलिजन पे ले लें। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा ऑब्लिक कोलिजन पे लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऑब्लिक कोलिजन को लेते हैं, ऑब्लिक इंपैक्ट को लेते हैं। तो इसमें क्या है जरा देखिए, मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन दे रखी है कि ये मान लीजिए कोई ऐसे दो एक्सिस दे रखी है और दो बॉल है मेरे पास, और उन दोनों बॉल में जो इंपैक्ट हो रहा है वो यहां पे आपको इस तरह का दे रखा है। सोचिए, इंपैक्ट से जस्ट पहले ये सिचुएशन है बॉल की, मतलब ये बिल्कुल ये इंपैक्ट हो ही गया, आप ये समझिए। इंपैक्ट होने से पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी मान लीजिए मेरे पास 2√2 मीटर, 2√2 मीटर पर सेकंड से थी, और ये जो एंगल था ये 45 था। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी थी वो मान लीजिए इस तरफ थी, और वो जो वेलोसिटी थी वो थी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल था इसका वो भी आपको दे रखा है कि किस एंगल पे 4 मीटर पर सेकेंड ये आ रही थी। ये मान लीजिए आ रही थी आपकी 30 डिग्री पे। ठीक है, इंपैक्ट होने से जस्ट पहले की बात है भाई। अच्छा, इसका जो मास है वो है 4 किलोग्राम, और इसका मास है मान लीजिए 1 किलोग्राम, और आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 0.75। अब आपको बताना है कि इंपैक्ट होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या आएगी, इनकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपको बतानी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रॉब्लम जो है वो बड़ी सिंपल है, प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल नहीं है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो जरा देखिए, वो मेरी ये डायरेक्शन है, ये वाली लाइन है। तो मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोलता हूं और इसको मैं वाई डायरेक्शन बोल देता हूं। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट एक तरह से एक्स एक्सिस ही है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे वो केवल एक्स कंपोनेंट को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप वाई डायरेक्शन में देखोगे तो वाई डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पे जो रेस्टिट्यूशन जो लग रहा है फोर्स, या फिर जो डिफॉर्मेशन फोर्स लगेगा वो आपका केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में लगेगा भाई। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में इनकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट रहेंगे वो नहीं चेंज होंगे, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी को निकालते हैं। पहले इसको मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोल देता हूं और इसको मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 बोल देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी वेलोसिटी को लिखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो लिख लेते हैं। वो क्या होगी भाई, इसके कंपोनेंट ब्रेक करो तो आई कैप एंड जे कैप करोगे तो 2 आई कैप बनेगा एंड प्लस 2 जे कैप बनेगा। इसका प्रोजेक्शन ले लो ना भाई 45 के साथ। ऐसे ही अगर मैं v2i लिखूं, जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है उसकी वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो 4 का कंपोनेंट ले लो, 4 cos 30 करोगे तो 2√3 बनेगा एंड माइनस आई कैप की तरफ आएगा इस तरफ, और फिर एक sin 30 करोगे तो -2 जे कैप बन जाएगा। ये बनेगा दोस्तों। तो अगर मान लीजिए मैं इनकी फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो v1f अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं एंड v2f की फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो उसमें जो जे कैप कंपोनेंट है वो तो वही रहेगा भाई, इसका वही रहेगा और इसका वही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। जे कैप कंपोनेंट किसी का भी नहीं चेंज होगा भाई, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नहीं चेंज होगा, इस बॉल का या इस बॉल का वो नहीं चेंज होगा। आपका आई कैप कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे चेंज होगा वो देखते हैं भाई। तो आई कैप की तरफ मोमेंटम भी आपका कंजर्व रहेगा, और आपका आप कह सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से एक इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले मोमेंटम अगर मैं कंजर्व करूं तो मैं बोलूंगा कि इसका मास है 1 और आई कैप की तरफ इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 इनिशियल वेलोसिटी, एंड इसका अगर आप देखोगे तो मास है इसका 4 किलोग्राम और आई कैप की तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है -2√3। तो ये मेरा इनिशियल मोमेंटम आ गया भाई आई कैप की तरफ। अब आइए फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं इसका करूंगा तो इसका बन जाएगा 1, तो इसका मास है इनटू v1f(x) बन गया ये, प्लस इसका क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा मास इसका कितना है 4 किलोग्राम इनटू v2f(x), ये लिख दो भाई। ये भी मैं आई कैप ले रहा हूं, ये भी मैं आई कैप की तरफ ले रहा हूं। ठीक है, अगर माइनस आई कैप की तरफ अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन बन गई मेरे पास v1f(x) प्लस 4 टाइम्स ऑफ v2f(x),
इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ये बन गया -8√3 +2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है मोमेंटम कंजर्वेशन से इन एक्स डायरेक्शन। अब आइए, अब हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.75 इज इक्वल टू V2fx माइनस V1fx डिवाइड बाई, ये x कॉम्पोनेंट है, नीचे क्या होगा V1ix। V1i क्या है, V1i x की तरफ है 2 एंड V2i x की तरफ कितना है -2√3 है, तो प्लस बन जाएगा ये 2√3। सही है भाई, एक बार जरा देख लीजिए। तो यहां से एक और रिलेशन आ गई हमारे पास, क्या रिलेशन आई बताओ, V2fx माइनस V1fx, इट कम्स आउट टू बी 0.75 इंटू 2 + 2√3। तो अब आप क्या करोगे बताओ, अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये होगी और एक इक्वेशन है मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ V2fx प्लस V1fx इज इक्वल टू 2 - 8√3। सही है भाई, तो अगर मैं जोड़ दूंगा तो बन जाएगा 5 टाइम्स ऑफ V2fx इज इक्वल टू, इनको जोड़ दीजिए भाई, जरा जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 0.75 इंटू कितना है 2 + 2√3। ठीक है जी, और प्लस में क्या हो जाएगा बताओ जरा, 2 - 8√3। सही है जी, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास -7.76। तो यहां से V2fx क्या आ जाएगा बताओ, ये मेरे पास आएगा -7.76/5। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 5 से, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है -1.55। ये आ गया भाई, V2fx आ गया। इसका मतलब है मेरे पास जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई है -1.55 आई कैप, ये आएगी। तो टोटल वेलोसिटी आ गई मेरे पास। ऐसे फिर इसका भी ये निकाल लेंगे भाई, इसका ये आगे वाला आई कैप कंपोनेंट कैसे निकालोगे, इसको पुट कर दो ना भाई, यहां पे पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो और उससे आप निकाल लो, उससे आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी भी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, कि भी फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट नंबर 1 की क्या आएगी, तो आप इसको खुद सोल्व कर सकते हो। तो देखिए इसमें कुछ फर्क नहीं है, कुछ नई चीज हमने नहीं पढ़ी, बस हमने ये देखना है कि जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो क्या है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट में आपका हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे और जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो इस्तेमाल करना है वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इस्तेमाल करेंगे। अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट अपने को निकालनी है क्या वेलोसिटी है, ठीक है, क्या वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है दोनों का, और उसके ऊपर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। ठीक है, और एक मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, और उसके जो परपेंडिकुलर है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है। अगर कोई इंपल्स नहीं है तो उस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटीज नहीं चेंज होंगी, कोई मोमेंटम में बदलाव नहीं आएगा इंडिविजुअल बॉल का। तो इसका मतलब इंडिविजुअल बॉल का जो मोमेंटम है इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो आपका उतना ही रहेगा, इसका मतलब वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। तो आप देख सकते हो जे कैप की तरफ हमने कोई वेलोसिटी में बदलाव नहीं किया। मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया दोस्तों। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।